Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Sutha, your English teacher. Our topic is going on about tenses. Yesterday in the previous lesson, we have covered up to the present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस तक हमने कवर किया था. पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा था. उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 4 टाइप्स के सेंटेंस सीखे. आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि हम हिंदी बोले तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल. परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, एंड प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल. इसका मतलब कोई काम वर्तमान में पूर्ण हुआ होगा, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं. रिकग्निशन इन हिंदी सेंटेंसेस के हिंदी वाक्यों में कैसे सेंटेंस बनते हैं? जैसे वह आ चुका है, वह जा चुकी है, वह खाना खा चुका है, या कोई अभी अभी आया है, या वे खेल चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके. ऐसे जो अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में सेंटेंस बनते हैं, उनमें इस टेंस का प्रयोग होता है. या फिर हम ये कहते हैं वो आया, आ प्लस है आ, ई, ए, और उसके साथ में जब है जुड़ता है तो भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं. Basically, being you Hindi medium students, you need all this thing. Otherwise, you need not to worry about चुका है, चुकी है, चुके. सो अंग्रेजी सीखने के लिए इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती. We have to understand in English, okay? So now we will define this tense. You see, I have defined कि इसका देखो कि कहाँ पे इस टेंस का यूज़ करते हैं. कोई भी काम जब भूतकाल में तुरंत समाप्त हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये इस टेंस के वाक्य बनते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट. यहाँ ध्यान देने की जरूरत है. इमीडिएट पास्ट, तुरंत भूतकाल में. जैसे मैं स्कूल आया और आप स्कूल से जा चुके हैं, तो मतलब तुरंत आप स्कूल से चले गए और मैं आपके घर आया और मैंने पूछा वेयर इज़ योर फादर. आप बोलोगे माय फादर हैज़ गॉन जस्ट आउट. मेरे पिताजी अभी अभी बाहर गए. तो कोई भी काम जब भूतकाल में तुरंत समाप्त होता है तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं. एंड हैज़ सम रिलेवेंस, और उस रिलेवेंस और इम्पैक्ट बोलते हैं प्रभाव इन प्रेजेंट मोमेंट. और उस कोई भी एक्शन का काम वर्तमान में उसका थोड़ा इम्पैक्ट प्रभाव रहता है, वहाँ पे इस टेंस का प्रयोग करते हैं. इम्पैक्ट इन प्रेजेंट मोमेंट, ओके. एक्शन डन इन पास्ट नॉर्मल, लेकिन एक्शन भूतकाल में समाप्त हो जाता है, उस टाइम जारी नहीं होता. जारी होने से तो फिर टेंस बदल जाता है, ओके. एडवर्बियल रिकग्निशन वर्ड्स इन इंग्लिश, कि कौन से ऐसे शब्द आपको जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे कि इन शब्दों को देखकर आप पता लगाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. जैसे जस्ट नॉर्मली यूज़ होता है. जस्ट का मतलब अभी, येट का अर्थ भी अभी, ऑलरेडी पहले से, एवर का मतलब भी, नेवर कभी नहीं, रिसेंटली हाल में, लेटली देरी से, जस्ट नाउ अभी अभी. जस्ट नाउ का हिंदी क्या होता है? अभी अभी, ओके. सो फार अब तक, अप टू, एक्सेट्रा. ये थोड़े से एक्सेट्रा मतलब होता है इत्यादि. ये सम आई हैव रिटन एडवर्बियल वर्ड्स. दीज आर द रिकग्निशन वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंसेज. इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स दैट मीन्स यू कैन से नॉर्मली वो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, ओके. सो फार, यू सी, सो फार, अप टू, इज ऑल आर एडवर्बियल वर्ड्स. तो ये आपको पता लगा होगा. डेफिनेशन कहने का मतलब कोई काम भूतकाल में तुरंत समाप्त होता है और उसका इम्पैक्ट वर्तमान में भी रहता है. वेर यू हैव टू यूज़ दिस टेंस, ओके. नाउ यू विल गो फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऑल 4 टाइप. फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य. साधारण वाक्य इस टेंस में कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके. अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं वाक्य की संरचना कैसे होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो सबसे पहले हमेशा कोई भी नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इन दिस टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव बिफोर द वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैज़ और हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम यूज़ करते हैं.
वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या भी बोला जा सकता है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, और जब आप वर्ब की 5 फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। Okay, now things is that where you have to use helping verb has and where you have to use helping verb have, that should be clear in your mind. If subject is singular, यदि कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करोगे, हैज का यूज करोगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल यू यूज हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। कर्ता एक वचन है तो हैज का प्रयोग करो, और कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करो। वो हैज और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब नाउ आई विल गिव सम एग्जांपल्स। ही हैज जस्ट गॉन आउट। अब देखो, ही सिंगुलर था तो हैज आया, हेल्पिंग वर्ब जस्ट, यहाँ एडवर्बियल वर्ब है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, आउट। इसका अर्थ क्या, ही हैज जस्ट गॉन, इसका मतलब वो अभी अभी बाहर गया है, जस्ट इमीडिएट पास्ट में वो बाहर गया है। ओके, राधा हैज जस्ट कम फ्रॉम होम। राधा अभी अभी घर से आई है। आपको पता है जस्ट एडवर्बियल है, राधा सिंगुलर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज आया। एंड कम केम, कम, ये कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। ओके, फ्रॉम होम। वी हैव हर्ड द स्टोरी, हमने कहानी सुनी या हम कहानी सुन चुके हैं। इसका मतलब आपको तो उस कहानी को थोड़ी देर पहले सुना, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रेजेंट में है। हियर का मतलब होता है सुनना, उसका सेकंड फॉर्म हर्ड और थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है। स्पेलिंग ध्यान से देखिए, HEAR, सीधा डी आता है, ED नहीं होता। स्टोरी, कहानी। द एक्सीडेंट हैज़ जस्ट टेकन प्लेस, कोई अभी अभी कहीं पे कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ऐसे कह सकते हो एक्सीडेंट हैज़ जस्ट टेकन प्लेस। टेकन प्लेस का मतलब स्थान लेना, स्थान का मतलब होना, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगी एक्सीडेंट अभी अभी घटना घटी है। द टीचर हैज़ टॉट अस दिस लेसन, अध्यापक ने हमको यह पाठ पढ़ाया, या अध्यापक हमें ये पाठ पढ़ा चुका है। ओके, द टीचर हैज़ टॉट अस दिस लेसन। द गर्ल हैज़ कट हर फिंगर। ये ध्यान से सुनिएगा, कट अंग्रेजी में एक मैन वर्ब होता है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है, कट, कट एंड कट। द गर्ल हैज़ कट हर फिंगर, यहाँ के लड़की ने अपनी अंगुली काट ली, लड़की ने अपनी अंगुली या लड़की अपनी अंगुली काट चुकी है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। अराइव्ड पहुँचना, ये ट्रेन सिंगुलर है, हैज़ आया हेल्पिंग वर्ब, अराइव का मतलब पहुँचना। अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुकी है, या आप ऐसे भी बोल ट्रेन स्टेशन पर आ गई है, ई प्लस है। सी हैज़ प्लग्ड फ्लावर्स। प्लग का मतलब होता है फूल तोड़ने के लिए जो मैन वर्ब का यूज़ करते हैं वो प्लग का प्रयोग करते हैं। ओके, ब्रेक नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ब्रेक का मतलब भी तोड़ना होता है, बट यू कांट यूज़ इट। फ्लावर को तोड़ने के लिए निश्चित है प्लग, प्लग का मतलब तोड़ना। सी हैज़ प्लग फ्लावर्स, वह उसने फूल तोड़े या वह फूल तोड़ चुकी है, यू कैन से लाइक दैट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years, मैं इस शहर में 10 साल तक रहा। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास होता है कि आप आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10, इसका मतलब आप उस शहर में 10 साल तक रहे या रह चुके, मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि इन प्रेजेंटली और नॉट स्टेइंग इन दैट हाउस, आप अभी उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मैं इस घर में 10 साल रह चुका हूँ। ओके, दीपिका हैज़ मेट राधा जस्ट नाउ, दीपिका राधा से अभी अभी मिली या मिल चुकी है। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, ही हैज़ गिवन 5 गिफ्ट्स टू हर। राम हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम जयपुर। रिसेंटली का मतलब होता है हाल में, कि अभी अभी कोई राम जयपुर से लौटा है और उसका प्रभाव इम्पैक्ट होता है वर्तमान में, तो आप कैसे राम हाल ही में जयपुर से लौटा है। तो आपके पता लगे हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो इट शुड बी क्लियर, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य कैसे बनते। नाउ वी विल गो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनते हैं। इसका मतलब वी विल यूज़ नॉट, नॉट का प्रयोग होगा, और कहाँ होगा वो, हम नॉट का प्रयोग नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इस टेंस के अंदर, हैज और हैव, उसके बाद नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इवन ऑल परफेक्ट टाइप, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एवरीवेयर यू यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैंने एक लेटर
मैं एक लेटर नहीं लिख चुका हूँ या मैंने एक लेटर नहीं लिखा। आई, अच्छा हाँ, आई अंग्रेजी में सिंगुलर है होता है, बट इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग करता है, कुछ ये एक्सेप्शन है। ओके, ये राइट, रॉट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। मैं एक पत्र लिख चुका, मैंने एक पत्र लिख दिया। यू हैव नॉट सीन लॉर्ड रामा टेम्पल इन अयोध्या। अब यू नो नाउ डेज ए ग्रेट टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन अयोध्या। अब किसी ने बोला यू हैव नॉट सीन लॉर्ड रामा टेम्पल इन, आपने लॉर्ड राम, भगवान राम का टेम्पल अयोध्या में नहीं देखा है या नहीं देख चुके हैं। मैनी मैन हैव नॉट प्लांटेड न्यू ट्रीज, बहुत से लोगों ने नए पेड़ पौधे नहीं लगाए या नहीं लगा चुके हैं। ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। ही हैज़, ही सिंगुलर है, हैज़ वर्ब, और डन डू, ये देखो डू यहाँ पे मैन वर्ब है। अंग्रेजी में डू, डस, डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मैन वर्ब भी होता है। यहाँ डू का मतलब करना, डू, डिड, डन। ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं कर चुका है। ही हैज़ डन, अच्छा इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, नथिंग, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, नथिंग लगा, नथिंग इज ए नेगेटिव वर्ड्स। ही हैज़ नॉट डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। इस सेम अर्थ दोनों का सेम है। इंस्टेड यू कैन राइट ही हैज़ डन नथिंग और यू कैन राइट ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। दे हैव नॉट येट गॉन देयर, वो अभी तक वहाँ नहीं गए और वे अभी तक वहाँ नहीं जा चुके हैं। वी हैव नेवर कट ग्रीन कट्स। अब यहाँ पर भी देखना कि मैंने हैव के बाद नॉट नहीं लगाया, लेकिन हैव के बाद नेवर लगाया। नेवर भी अंग्रेजी में इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड, सो यू कांट राइट नॉट नेवर, डबल नेगेटिव नहीं यूज़ कर सकते एक सेंटेंस के अंदर। वी हैव नेवर कट ग्रीन ट्रीज, हमने हरे पेड़ पौधे नहीं काटे, या हम हरे पेड़ पौधे नहीं काट चुके हैं। कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ग्रीन का मतलब हरे। माई रिलेटिव्स हैव नॉट इन्वाइटेड अस, मेरे रिश्तेदार ने हमें आमंत्रित या निमंत्रित नहीं किया, या हमारे रिश्तेदार हमें आमंत्रित निमंत्रित नहीं कर चुके हैं। इन्वाइटेड, किसी को बुलाते हैं शादी या बर्थडे पार्टी, उसको इन्वाइट कहते हैं। ओके, दिस चाइल्ड हैज़ स्टोलन द वॉच, इस बच्चे ने यह घड़ी चुराई है। ठीक है, दिस चाइल्ड हैज़ नॉट स्टोल, नॉट है तो नेगेटिव बोलेंगे, इस बच्चे ने घड़ी नहीं चुराई है, ये बच्चा घड़ी नहीं चुरा चुका है। ओके, इसी का देखो एक दूसरा रूप भी आप लिख सकते हो, दिस चाइल्ड हैज़ स्टोलन, नो चाइल्ड हैज़ स्टोलन द वॉच। यहाँ नो चाइल्ड का मतलब कोई बच्चे ने घड़ी नहीं चुराई है, या कोई बच्चा घड़ी नहीं चुरा चुका है। नो चाइल्ड, तो यहाँ पे ये नो पहले आ गया तो ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ गया। तो ऐसे भी आप अंग्रेजी में इंग्लिश इज़ ए ग्रेट लैंग्वेज, इसके सेंटेंस के अनुसार बहुत से अर्थ बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो नो चाइल्ड हैज़ स्टोलन द वॉच, सो दीज आर द नेगेटिव सेंटेंस। यू कैन रिवाइज ऑल दीज एट योर होम। आई विल गिव द PDF, you refer all these, you can make notes in your notebooks. And if you are normally Hindi medium student, they want to write Hindi, they can write. If you one sentence is clear, if you make a proper Hindi, you can make sentences of other sentences Hindi very well. ओके, तो ट्राई हिंदी मीडियम बच्चों को अच्छा है कि एक लाइन छोड़ के लिखो, तो कि हिंदी भी इसका लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स नीड नॉट टू राइट, दे आर क्वाइट गुड इन इंग्लिश, so they can directly write all the sentences. Okay, now next structure is interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनते हैं? जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं और एक WH वर्ड से, तो क्लियर है। तो हम जब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी विल प्लेस हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहाँ पे पहले हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और क्या शब्द का उच्चारण पहले होता है, क्या वह जा चुका है, क्या वह खा चुका है, लाइक दैट वी हैव टू स्पीक इन हिंदी। सो एंड WH से वर्ड से बनाएंगे तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन होता है तो मिसिंग रहता है। नाउ विल सी सम एग्जाम्पल। एज द सन राइजन, राइज रोज राइजन, राइज का मतलब उदय होना, सुबह सूर्य उदय होता है उसको राइज बोलते हैं। उसका सेकेंड फॉर्म होता है रोज और थर्ड फॉर्म होता है राइजन। हैज़ द सन, क्या सूर्य उदय हो गया है, या कैसे बोलें, क्या सूर्य उदय हो चुका है। ओके,
हैव यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया या क्या आप अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। हैव योर मदर गॉन टू टेम्पल, क्या आपकी माता जी मंदिर गई या आपकी माता जी मंदिर जा चुकी है। लाइक दैट यू कैन स्पीक। सो क्या शब्द यहाँ पे देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है सब, हैज हैव, और यहाँ पे आप क्या बोलना पड़ेगा, क्या शब्द को पहले बोलना पड़ेगा, क्या शब्द। सो ये पता होना चाहिए व्हेन यू यूज़ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, क्या शब्द का उच्चारण पहले होता है। अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड से जब हम प्रश्नवाचक, उसका जो शब्द का जो उच्चारण होता है वो वाक्य के बीच में होता है। वेयर हैज योर सिस्टर गॉन जस्ट नाउ, अब कैसे बोलो, आपकी बहन अभी अभी कहाँ गई, और आपकी बहन अभी अभी कहाँ जा चुकी है। वेयर हैज योर सिस्टर गॉन जस्ट नाउ अभी अभी। हु हैज़ प्लांटेड दिस, ये पेड़ किसने लगाया या कौन लगाया या कौन लगा चुका है। हैज़ प्लांटेड, देखो हैज आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिस ट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। व्हाट हैव यू लॉस्ट, आपने क्या खो दिया या आप क्या खो चुके हो। व्हाट हैव यू लॉस्ट, लूज का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, लॉस्ट होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट वॉच्ड मूवी, अब यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी का कितने, आप कैसे बोलो, कितने विद्यार्थियों ने मूवी नहीं देखा या कितने विद्यार्थी मूवी नहीं देख चुके हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नेवर वॉच्ड मूवी, हैव नेवर, यहाँ पे नॉट लगा के नेवर लगा, कभी नहीं, नेवर नॉट का मतलब नहीं। हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, व्हाट इज घोस्ट, भूत प्रेत को घोस्ट बोला, क्या कभी आपने, एवर का अर्थ होता है कभी। ओके, क्या यहाँ है हेल्पिंग वर्ब पहले, तो क्या शब्द पहले बोलेंगे, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी भूत देखा है। हैज योर फादर एवर स्कॉल्डेड यू, कि क्या आपके पिताजी ने आपको कभी डांट लगाई या फटकार लगाई। हैव यू एवर, एवर का मतलब कभी, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, स्कॉल्ड ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड होता है, सेकंड फॉर्म भी स्कॉल्डेड होता है। व्हाट हैज़ ही गॉन टू फैच फॉर, यहाँ ध्यान से देखना, ये फैच का अर्थ होता है ब्रिंग अंग्रेजी के अंदर। व्हाट हैज़ ही गॉन टू फैच फॉर, फैच फॉर मतलब लाने के लिए, वह क्या लाने के लिए गई या वह क्या लाने के लिए जा चुकी है। व्हाट हैज़ ही गॉन टू फैच फॉर, फैच का मतलब होता है ब्रिंग। हु हैज़ विजिटेड अमेरिका, अमेरिका कौन जा चुका है, अमेरिका कौन गया है। ओके, तो दिस वे यू कैन मेक एन नंबर ऑफ सेंटेंस, यूज सम योर ओवन मैन वर्ब, सब use different subject, you can practice at home. What I suggest, you should have some grammar book also, otherwise you can purchase any guide, let be a Sanjeev, an excellent, I not suggest, but it is necessary to have any guide or a grammar book with you. Grammar supposed to be strong. If your grammar is good, everything is good, you can learn English very well. Okay, what have you learned from me, आपने मेरे से क्या सीखा। what have you learned, learn का second form आजकल मॉडर्न अंग्रेजी में लर्न भी बोलते हैं, लर्न भी बोल सकते हैं। मी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डिपोजिटेड फी, कितने विद्यार्थियों ने फीस जमा कराई या कितने विद्यार्थी फीस जमा करा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की रचना कैसे होती है। तो इसमें भी हैज़ और हैव का प्रयोग तो पहले होगा सब्जेक्ट्स में, और इसमें क्या नॉट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक। ये तो कंपलसरी है। प्रश्नवाचक अंग्रेजी में जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होना कंपलसरी है। ओके, और मॉडर्न अंग्रेजी में ऐसे भी बोल सकते हो, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना चाहते हो, हैज़न्ट और हैवंट उसका शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करके सब्जेक्ट से पहले भी आप इसको सेंटेंस बन सकते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड में सेम पैटर्न है जो बाद में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, गो वी विल सी सम एग्जांपल्स। हैज़ माई फ्रेंड नॉट येट कम, क्या मेरा मित्र अभी तक नहीं आया है या क्या मेरा मित्र अभी तक नहीं आ चुका है। हैज़ माई फ्रेंड नॉट येट कम। हैव यू नॉट गॉन टू योर होम, क्या आप अभी तक घर नहीं गए हैं। देखो यहाँ दोनों बोलना, प्रश्न भी कर रहे हैं, नॉट भी आ रहा है उसके अंदर। हैव यू नॉट गॉन टू योर होम, क्या आप अभी तक घर नहीं गए हैं। ओके, हैव आई नॉट सीन यू टेकिंग टी, मैंने आपको चाय पीते हुए नहीं, क्या मैंने आपको चाय पीते हुए नहीं देखा। हैव यू नॉट येट गिवन अप बैड हैबिट, ये अच्छा सेंटेंस है। सी आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट वर्ड हियर। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, कोई भी आप आदत छोड़ते हो किसी को तो अंग्रेजी में गिव अप बोला जाता है। और गिवन अप ये थर्ड फॉर्म है, गिव अप, गेव अप या गिवन अप।
जब गिव क्या है, वर्ब है, उसके साथ में अप ये प्रीपोजिशन लग गया इसको, तो इसका अर्थ होता है छोड़ना। हैव यू नॉट येट गिवन अप बैड हैबिट, क्या आपने अभी तक बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। या आप कैसे बोल, क्या आप अभी तक बुरी आदतें नहीं छोड़ चुके हैं। हैज़ माई फादर नॉट गिवन अप स्मोकिंग, क्या मेरे पिताजी ने अभी तक धूम्रपान नहीं छोड़ा। जब गिवन अप स्मोकिंग बोलते हैं धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं। ओके, व्हाट हैज़ सोवन नॉट सेंड टू मोहन, अब ये WH वर्ड से है, तो सोवन मोहन को क्या नहीं भेज चुका, या सोवन ने मोहन को क्या नहीं भेजा है। क्यों, मतलब WH वर्ड भी है, बीच में नेगेटिव भी यूज़ करना है। वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज होम, वह अपने घर क्यों नहीं गया, या वह अपने घर क्यों नहीं जा चुका है। हैज़ ही नॉट गॉन, गो वेंट गॉन। ओके, ये सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट येट रीच्ड स्कूल, अब कोई सुबह स्कूल शुरू हुआ और प्रिंसिपल और टीचर ने, आपके क्लास टीचर ने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट येट रीच्ड स्कूल, कि अभी तक कितने बच्चे घर नहीं पहुँचे, नहीं स्कूल नहीं पहुँचे अभी तक। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नॉट येट रीच्ड स्कूल, बच्चों को सपोज 7:30 का टाइम है, 8 बज गए, उनको 7:30 पहुँचना था, तो टीचर तो क्वेश्चन ऐसे ही करेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट येट रीच्ड स्कूल, क्या कितने बच्चे अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे। तो ये चारों टाइप के सेंटेंस थे। अब थोड़ा सा हम यूजेज की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, हैज और हैव ये पॉसेस, मतलब कुछ स्वामित्व आपका होने का भी बोध करता है। तो इसका ऐसे भी ये मैन वर्ब के रूप में यूज़ हो सकता है। आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। आई हैव ए गुड स्मार्टफोन, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है। माई फादर हैज़ ए न्यू कार, मेरे पिताजी के पास एक नई कार है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं या मैन वर्ब के रूप में होने का प्रोसेस का बोध करवाता है। आई हैव ए गुड बाइक, लाइक दैट यू कैन स्पीक एनी, यू कैन मेक एनी, जो आपका कोई चीज़ है आपके पास है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए काव, घर पे आपके गाय है काव। ओके, और दूसरे इसके थोड़े और हम यूज़ करते हैं, टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग ए समटाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू प्रेजेंट मोमेंट एज। ये डिनोट का इंगित करना कि कोई काम पहले पास्ट में हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में भी है, तो अभी आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूँ लंबे समय से, मतलब आप उस व्यक्ति को जानना बहुत पहले शुरू किया, लंबे समय से, और अभी भी जानते, उसका इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। अब वो बंदा व्यक्ति पिछले सप्ताह बीमार पड़ा। सिंस, देखो ये निश्चित टाइम होता है सिंस का प्रयोग, कोई पिछला सप्ताह से वो बीमार है, ठीक है। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, अब इसका मतलब इमीडिएट पास्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी बीमार हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस, वो पिछले सप्ताह से बीमार हैं। यू हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, क्या हम यहाँ पर 10 साल रह चुके हैं, रहें, हालांकि रहें, पर इसका अर्थ यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है कि वर्तमान में आप नहीं रह रहे हैं। यू हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, हम यहाँ पर 10 साल रहे या रह चुके हैं। आई हैव सीन मुंबई ट्वाइस, मैंने मुंबई को 2 बार देखा, मतलब उसका आपने मुंबई हो सकता पहले देखा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। आई हैव सीन, हो सकता आपने बहुत पहले देखा, लेकिन वो कोई क्वेश्चन कर रहा, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव सीन मुंबई ट्वाइस। आई हैव बीन हियर सिंस 2004, मैं यहाँ पर 2004 से हूँ। शी हैज़ नेवर बीन टू हियर, वह यहाँ पर कभी नहीं आई या कभी नहीं थी, वैसे आप बोल सकते हैं। ओके, फिनिश्ड इन इमीडिएट पास्ट बट इम्पैक्ट इन प्रेजेंट। अब कुछ और भी सेंटेंस, कोई काम कब इमीडिएट पास्ट में हुआ और उसका प्रभाव वर्तमान में, वो तो बहुत हमने पहले भी सेंटेंस बना लिए। द बॉय हैज़ टॉर्न हिज बुक, अब बच्चे ने किताब, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, किताब को, पन्ने को फाड़ते हैं अंग्रेजी में टीयर बोल, उसका सेकेंड फॉर्म टॉर होता है, थर्ड फॉर्म टॉर्न होता है। कि लड़के ने किताब को फाड़ दिया, लड़का किताब फाड़ चुका, पहले फाड़ा लेकिन उस किताब का इम्पैक्ट अभी भी है। द फ्लाइट हैज़ अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, फ्लाइट किसको बोलते हैं, एरोप्लेन को। जैसे कोई जोधपुर एयरपोर्ट में आपका मेहमान आने वाला है और आप वहाँ एयरपोर्ट पे चले गए और वो
फ़्लाइट वहाँ पे आ चुकी है और आप उस फ्लाइट को वहाँ बाहर से देख रहे हैं, तो आपके कोई पूछ रहा है भाई कि फ़्लाइट आ गई, तो आप क्या बोलोगे? द फ्लाइट हैज़ अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, आई हैव नोन यू सिंस माई बर्थ। अब देखो यहाँ पे आप इस यू कोई आदमी के लिए आया है कि आप उस आई हैव नॉन यू, मैं आपको जानता हूँ। कब से जानता हूँ? मेरे जन्म से। बर्थ का मतलब होता है जन्म से, लेकिन उसका इम्पैक्ट वर्तमान में भी है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ही, आई हैव नॉन यू, मैं आपको जन्म से जानता हूँ। ये सिंस क्या है? निश्चित समय को इंगित करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ विल स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये भी इम्पोर्टेंट टेंस है। लास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस का। इसकी रिकग्नाइजेशन कैसे करते हैं, शब्दों की पहचान हिंदी वाक्यों में? ये ऐसा एक टेंस है जो कोई काम भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान में जारी है, हो सकता आगे भी जारी रहे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, वो 2 घंटे से सो रहा है, वह 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही है, 2 घंटे से खाना बना रही, लाइक दैट। मतलब कोई काम भूतकाल में शुरू होता है, वर्तमान में जारी है और हो सकता आगे भी जारी रहे, ऐसे जो वाक्य बनते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। ठीक है, से रहा है, से रही है, ऐसे वाक्य इसमें बनते हैं। हिंदी वाक्यों में इनकी पहचान होगी। इसको आप अंग्रेजी में हमको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। वी आर नॉट लर्निंग हिंदी, वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो यू शुड नो डेफिनेशन इन इंग्लिश। ओके, व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग, ये छोटी सी डेफिनेशन बट वेरी क्लियर। व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, एंड कंटिन्यू इन नाउ, कंटिन्यू वर्तमान में जारी है। इसका मतलब कोई काम पहले अभी भी जारी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और दूसरा देखो डेफिनेशन हो, व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ, गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में जारी है, एंड सीम्स टू बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, और ऐसा सीम्स का मतलब प्रतीत होता है कि वो काम भविष्य में भी जारी रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और मैंने 2-4 डिस्टिंग और लिखी है डेफिनेशन, जो आपको अच्छा लगे उसको एक डेफिनेशन आपको पता होना है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 9, 10, 11, 12, यू शुड बी एबल टू डिफाइन दैट टेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट। कुल मिला के जितनी भी डेफिनेशन है उसका सेंस एक ही है। बिगेन मतलब शुरू, बिगिन का सेकंड, बिगेन इन द पास्ट एंड विच इज स्टिल गोइंग ऑन नाउ, जो को अभी भी जारी है, भूतकाल में शुरू हुआ पहले पास्ट में, और नाउ गोइंग ऑन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आप देखिए एक डेफिनेशन और देख, इन दिस टेंस बेसिकली वी यूज स्टैटिक वर्ब। ये तो डेफिनेशन नहीं है बट यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन। स्टैटिक का मतलब स्थिर, कोई ऐसी जो क्रियाएं होती हैं हम स्थिर होके करते हैं, स्टैटिक वर्ब। लाइक स्टडी, आप अध्ययन कर रहे हो, लिव का मतलब रह रहे हो, सिट का मतलब बैठना, स्टैंड का खड़े होना, वॉच का मतलब देखना, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, स्लीप का मतलब, ऐसे कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं, वहाँ पर इस टेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ओके, तो इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो इसमें जो प्रीपोजिशन क्या है, देखो सिंस एंड फॉर, ये एडवर्बियल वर्ड बोलेंगे यहाँ पे। फॉर है एक तो यहाँ पे, और एक है यहाँ पे सिंस। इनका यूज़ होता है इस टेंस के अंदर से शब्द के लिए। हिंदी में दोनों में से एक ही है, लेकिन ये सिंस और फॉर का यूज़ डिफरेंट जगह होता है। प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन दिस टेंस टू इंडिकेट, ये टाइम को बताने के लिए। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ज़रा देखिए। यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय को आपको इंगित करना, बताना है, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे कोई आपने वार्स के मंडे, ट्यूसडे, वैन कोई डे का बता रहे हो, कोई महीने का नाम बता रहे हो, कोई साल का नाम बता रहे हो, तारीख बता रहे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे कुछ, यस्टरडे, ऐसे सब जो निश्चित है, तो आप सिंस का प्रयोग करो। जैसे मेरा एग्जाम्पल, तब मैं सपोज़ अभी 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट आई विल से, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। तो सिंस 4 o'clock मैंने क्यों बोला? 4 o'clock मतलब एक निश्चित समय है। जैसे he has been waiting for him, she has been waiting for him since Monday, वो मंडे से उसका इंतज़ार कर रही है, तो निश्चित होता है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का कहाँ पर प्रयोग करें? फॉर यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि हो, लाइक 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह,
like 2 days, 2 months, 7 years, 3 weeks, 25 days, 5 hours एक्सेट्रा इत्यादि, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये इस कहने का मतलब डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। और इसके अंदर जो एडवर्बियल वर्ड आते हैं, सिंस और फॉर आते हैं। सिंस और फॉर को ऐसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन भी बोला जाता है। ओके, और सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग हम समय अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ये आपको क्लियर डेफिनेशन में पूरा लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर आज सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो इसके अंदर सिंस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं पहले, नॉर्मल साधारण वाक्य हम सीख रहे हैं। हैज़ बीन और हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हाट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। और सिंस और फॉर इसमें प्रीपोजिशन कंपलसरी है या एडवर्ब वर्ड कंपलसरी। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन जोधपुर सिंस 1976। मैं जोधपुर में 1976 से रह रहा हूँ। अब देखिए, आप रहना कब शुरू किया? 1976, और अभी भी रह रहे हैं। इसका मतलब कि आपने रहना, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन जोधपुर सिंस 1976। माई फ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। देखो ये निश्चित था। 1976 एक निश्चित साल, जनवरी 1 जुलाई को शुरू होता है, तो निश्चित है। सिंस मॉर्निंग, सुबह जब सूर्य उदय होता है मॉर्निंग, तो निश्चित है सिंस का प्रयोग। मेरा मित्र सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है। कि मानसी हैज़ बीन लर्निंग हाउ टू कुक फूड फॉर 4 आवर। मानसी 4 घंटे से खाना कैसे पकाते हैं वो सीख रही है। कब से सीख रही है? 4, क्योंकि यहाँ 4 आवर्स ये समय अवधि है, तो यहाँ पे फॉर आया। दे हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। ये 2000 निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग। वे यहाँ 2015 से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। हम इस स्कूल में 2018 से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपने पढ़ना कब शुरू किया? 2018, निश्चित था, सिंस। और अभी भी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये भी है साथ में कि आप अभी भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। माई मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। मेरी माता जी पिछली रात से सो रही है। वो बीमार वगैरह होगी तो वो क्या, आप क्या बोल? मदर हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। उस माँ ने सोना कब शुरू किया? पिछली रात, और अभी भी वो सो रही है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ओके, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या होगा? हैज़ और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ सेम। आवर टीचर्स हैव नॉट बीन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमारे अध्यापक लंबे समय से हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ ये लॉन्ग टाइम लंबा समय, ये समय अवधि, इसलिए फॉर का प्रयोग। कि हमारा ये अध्यापक हमें सभी विषय ऑल सब लंबे समय से नहीं पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, बहुत से टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock निश्चित है, सिंस का प्रयोग हो। बच्चे 2 बजे से संगीत नहीं सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब सुनना। सी हैज़ नॉट बीन एडवाइजिंग मी वेल फॉर 2 days। फॉर द 2 days समय अवधि है, फॉर का प्रयोग। वह 2 दिन से हमें अच्छी सलाह नहीं दे रही है। एडवाइस करता सलाह देना। स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्तों को बोला जाता है। डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। आवारा कुत्ते मध्य रात्रि से नहीं भौंक रहे हैं। नेगेटिव बना रहे हैं कि जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं, आवारा कुत्ते, वो मध्य रात्रि से नहीं भौंक रहे हैं। नो वन हैज़ बीन डूइंग होमवर्क फॉर 3 hours। अब देखो यहाँ नो वन पहले लगा दिया, तो भाई यहाँ आपके हैज़ और बिन के बीच में नॉट। नो वन का मतलब होता कोई नहीं, कि 3 घंटे से कोई गृह कार्य नहीं कर रहा है। 3 hours समय अवधि है, फॉर का प्रयोग हुआ। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, हैज़ नॉट बीन टॉकिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म फॉर मैनी ईयर्स। बहुत अच्छा सेंटेंस देखिए। राज्य सरकार बहुत सालों से सामाजिक सुधार, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, के लिए बात नहीं कर रही है। राज्य सरकार बहुत सालों से सामाजिक सुधार के लिए बात नहीं कर रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य है जो और है वो हम पहले लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद बिन आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जुड़ेगा। WH वर्ड होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। ओके,
अब इसको प्रश्न करेंगे तो पहले बोलेंगे हैज़ सोवन बीन लिस्टिंग टू न्यूज़ फॉर 2 आवर्स, क्या सोवन 2 घंटे से न्यूज़ सुन रहा है। प्रश्न करें हैज़ सोवन बीन लिसनिंग टू न्यूज़ फॉर 2 आवर्स, क्या सोवन 2 घंटे से न्यूज़ सुन रहा है। हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस योर चाइल्डहुड, अभी क्या शब्द तो पहले बोलना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पर जन्म अपने बचपन से रह रहे हैं, चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन, क्या आप यहाँ अपने बचपन से रह रहे हैं। सिंस तो बोलना, बचपन निश्चित होता है भैया, आप जिस दिन जन्म लेते हैं वो बचपन शुरू हो जाता है। सिंस हैव दे बीन लर्निंग टू स्विम सिंस यस्टरडे, क्या वे कल से स्विमिंग सीख रहे हैं। हैज़ माई फ्रेंड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 आवर्स, क्या मेरा मित्र 4 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब WH वर्ड से भी हम बोलेंगे तो WH वर्ड का उच्चारण पहले नहीं आएगा वाक्य के बीच में। व्हाट हैज़ माई मदर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मेरी माताजी सुबह से क्या कर रही है। सुबह से, सुबह निश्चित है सिंस, और वाट का शब्द मेरी माताजी सुबह से क्या कर रही है। वेयर हैज़ टीना बीन थिंकिंग टू डू द बिजनेस सिंस 2020, टीना 2020 से क्या कैसा बिजनेस करने के लिए, कहाँ बिजनेस करने के लिए वो सोच रही है। वेयर आई हैव बीन लिविंग सिंस लास्ट ईयर, मैं 2 साल से कहाँ रह रहा हूँ। देखो वेयर आई हैव बीन लिविंग सिंस लास्ट ईयर, अब सिंस लास्ट ईयर निश्चित है, कभी लास्ट ईयर पिछले साल जो निश्चित तारीख को शुरू होता है तो सिंस का प्रयोग हुआ। व्हाट हैज़ ही बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, वह मंगलवार से फ्राइडे मतलब शुक्रवार से क्या पढ़ा रहा है। तो ये फ्राइडे निश्चित होता है तो सिंस लगा यहाँ पे, वह शुक्रवार से क्या पढ़ा रहा है। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम, इसका मतलब है जो है पहले आ जाएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा बीन से पहले। अदर और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम। हैज़ शी नॉट बीन मीटिंग यू सिंस लास्ट मंथ, अब हिंदी क्या होगा। हैज़ शी नॉट बीन मीटिंग यू सिंस लास्ट मंथ, क्या वह आप पिछले महीने से आपसे नहीं मिल रही है, क्या वह पिछले महीने से आपसे नहीं मिल रही है। ओके, हैव यू नॉट बीन लिविंग इन योर विलेज सिंस द डिस्कवरी ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया। अच्छा, बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। हैव यू, पहला हैव हेल्पिंग पर पहले तो क्या शब्द पहले बोलेंगे। क्या आप कोरोना वायरस की खोज करने के बाद अपने गांव में नहीं रह रहे हैं। क्या आप डिस्कवरी का मतलब खोज, कोरोना वायरस की भारत में खोज होने के बाद अपने गांव में नहीं रह रहे हैं। व्हाट हैज़ नॉट बीन लर्निंग सिंस लास्ट वीक, व्हाट हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग सिंस, सिंस आया लास्ट वीक निश्चित है। ओके, वह पिछले सप्ताह से क्या नहीं सीख रहा है, वह पिछले सप्ताह से क्या नहीं सीख रहा है। ओके, व्हाट का मतलब क्या, इसका उच्चारण बीच में होगा। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग हेवीली इन जोधपुर सिंस जुलाई दिस ईयर, अभी रिसेंटली आप ये सेंटेंस इसका यूज़ कर सकते हो। हैज़ पहले आ गया तो क्या जुलाई क्या इस साल जुलाई से जोधपुर में भारी वर्षा नहीं हो रही है। क्या इस साल जुलाई से जोधपुर में भारी वर्षा नहीं हो रही है। वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन ओबेइंग एल्डर्स सिंस दिस मॉर्निंग। वाई अभी आ गया तो इसका प्रश्नवाचक का शब्द का उच्चारण बीच में होगा। ओके, बच्चे सुबह से बड़ों का कहना क्यों नहीं कर रहे हैं। बच्चे सुबह से बड़ों का कहना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों शब्द देख उच्चारण बीच में आएगा। वाई हैज़ इंडिया नॉट बीन फेसिंग टेररिज्म सिंस 2014, वाई क्यों भारत 2014 से टेररिज्म मतलब आतंकवाद का सामना क्यों नहीं कर रहा। मतलब आतंकवाद है ही नहीं, सामना क्या कर रहा है। मोदी आ गया तो आतंकवाद चला गया मीन्स कम हो गया। ओके, वाई हैज़ इंडिया नॉट बीन फेसिंग टेररिज्म सिंस 2014। ओके, वाई हैव यू नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस सिंस 2020। अब देखो 2020 निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो। यहाँ लिखा वाई हैव यू नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना, हिंदी क्या होगा। आप 2020 से कोरोना वायरस से पीड़ित क्यों नहीं हैं।
ठीक है, तो आप कोरोना वायरस से पीड़ित क्यों नहीं। अब इसका यूजेज कोई ज़्यादा नहीं है। एक तो यह है कि आपने देखा है कि भाई यूजेज तो क्लियर है, इसको आपका यूज़ करना आना चाहिए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस विच बिगिनस विथ फॉर और हाउ लॉन्ग एंड सिंस वैन। जब कोई भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछना फॉर, हाउ लॉन्ग और सिंस वैन, तब इस टेंस का यूज़ कर सकते। सिंस वैन, कब से। हैव यू बीन वर्किंग इन दिस, आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं। तो ये सिंस पहले आ जाता है कई बार WH वर्ड से पहले, तो सिंस वैन के साथ में इस टेंस का प्रयोग होता है। और यदि आप फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, यहाँ तो फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कि पहले कितने समय से आप कोई बीमार हो या कोई कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो भी इस टेंस का हम प्रयोग कर सकते। फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो कितने समय से, फीवर का अर्थ होता है बुखार से पीड़ित है, वो कितने समय से बुखार से पीड़ित है। जस्ट अंडरस्टैंड। मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिखा बिफोर फिनिशिंग दिस टेंस। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, और यहाँ दूसरा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। देखो 2 सेंटेंस, इन दोनों में अंतर समझिए। यहाँ लिखा आई हैव लिव, यहाँ गलत लिखा है, लिव्ड होना चाहिए, ईडी लगना चाहिए इसके पीछे। ओके, यहाँ ईडी, ये लिव्ड होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, LIVED, लिव्ड। ओके, दिस हाउस फॉर, मैं इस घर में 10 साल रहा, या ये घर में 10 साल रह चुका। इसका मतलब है आप अभी इस घर में नहीं रह रहे हो। लेकिन दूसरा सेंटेंस आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, इसका अर्थ हुआ कि मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ। इसका मतलब वर्तमान में, प्रेजेंटली यू आर स्टेइंग इन दिस हाउस। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ ऑल दिस 4 प्रेजेंट टेंस के जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ओवर। We will finish today here only. Thank you. Have a nice day. We will be continue with past tense in next session.